हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी आप लोगों के इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह है। लगभग 50 प्रश्न आज के क्लास में हैं आपके लिए, जिसमें मोस्टली आपके रिपीटेड प्रश्न हैं, यानी कि आपका रिवीजन होगा। कुछ नई बातें भी जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है चंद्रगिरी के शासक से, दूसरा है मैसूर के शासक से, तीसरा है कर्नाटक के शासक से और चौथा है गोलकुंडा के शासक से। आपको बताना है कि अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। मद्रास आप सभी को पता है कि ये दक्षिण में पूर्वी तट पर है, जिसको वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जो कि पड़ेगा। तो निश्चित ही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, चंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि फ्रांसीसी क्यों दक्कन में अपनी शक्ति को स्थापित नहीं कर पाए थे। क्या रीज़न था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, दूसरा कह रहा है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, तीसरा है भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, और चौथा है कि पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। फटाफट उत्तर देंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे। आपको कौन सा है जो कि सही हो जाएगा ये बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखेंगे क्या है जो कि सही हो जाएगा। तो आपका दूसरा बिल्कुल सही है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, अंग्रेजों की जो फौज थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। ये आप लोग तो इसको नींद में भी सही बताएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आंखों के सामने से गुजरती हैं और इसीलिए ये चीज़ें याद हो जाती हैं और ऐसी चीज़ें कभी नहीं भूलती। पहला कह रहा है फादर हैरस, दूसरा कह रहा है बारबोसा, तीसरा टॉमस रो और चौथा है मानियर विलियम्स। तो निश्चित ही इसमें आप लोग को कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1615 में आए थे और 1619 तक ये दरबार में रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। पहला कह रहा है कि वास्को डिगामा, क्या ये पुर्तगाल के थे, दूसरा कह रहा है कोलंबस, क्या ये स्पेन के थे, तीसरा कह रहा है कैप्टन कुक, क्या ये ग्रेट ब्रिटेन के थे, चौथा कह रहा है कि तस्मान, क्या ये अफ्रीका के थे। फटाफट बताइएगा। ये सारे आयोग के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं और आप सभी को भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल और बिल्कुल पता होनी चाहिए। निश्चित ही इसमें आप लोगों को समस्या ज़्यादा नहीं होने वाली है। मुझे पता है कि आप सभी का उत्तर इसमें सही आएगा, तो याद रखिएगा क्या सही है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो तस्मान है ये कहाँ के हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के नहीं हैं बल्कि हॉलैंड के हैं। हॉलैंड को ही वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। बाकी तो बिल्कुल ही सही है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है और ये घटना भी पूछा है कि ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये जो युद्ध हुआ है ये 1612 ईस्वी के आसपास हुआ है। 1612 में ये युद्ध हुआ है, जिसमें स्वाली के युद्ध में जो आपके पुर्तगाली हैं ये हार गए थे, लेकिन उनको हराया किसने था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये सारी चीज़ें बताई भी हूँ। पहला है विलियम हॉकिंस, दूसरा है थॉमस वेस्ट, तीसरा है थॉमस रो और चौथा है जोसिया चाइल्ड। तो इसमें तो बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है और आप लोग ऐसी चीज़ों को बार बार देखते भी हैं। तो आपका क्या सही है, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, थॉमस बेस्ट ने ही पहली बार पुर्तगालियों को हराया था। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आपको बताना है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। आप पहले से जानते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं और तीनों कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुए हैं और तीनों कर्नाटक युद्ध के बाद जो है संधियाँ भी हुई हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिलहाल आपको यहाँ बताना है कि जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके लिए तात्कालिक कारण क्या था। जैसे कारण बहुत होते हैं लेकिन तात्कालिक कारण क्या था आपको ये बताना है। जैसे 1857 के क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण धार्मिक बना था। ऐसे ही आपके कर्नाटक युद्ध का जो मेन रीज़न था वो कुछ और था, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? पहला कह रहा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। दूसरा कह रहा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। तीसरा कह रहा है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। और चौथा कह रहा है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। क्या है जो सही है आपको वो बताना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण ही तात्कालिक कारण था, लेकिन जो मेन रीज़न था वो था ऑस्ट्रेलिया में राजगद्दी का जंग चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और इसकी वजह से विश्व में जहाँ जहाँ भी अंग्रेज और फ्रांसीसी उपनिवेश थे वहाँ ये आपस में लड़ रहे थे। लेकिन मेन रीज़न जो था वो था आपका ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का या उत्तराधिकार का प्रश्न। फिलहाल तो जो तात्कालिक रीज़न था वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोमंडल बंदरगाह से डच द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी, मतलब जो वस्तु है वो क्या थी? कोरोमंडल तट से। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहा जाता है, मालाबार केरल के तट को कहा जाता है, ये चीज़ें क्लियर रखिएगा। तो कोरोमंडल तट है यानी कि जो आपका तमिलनाडु तट है, यहाँ से जो डच हैं वो क्या निर्यात करते थे? पहला कह रहा है वस्त्र, दूसरा कह रहा है नील, तीसरा कह रहा है मसाले और चौथा कह रहा है सोना। फटाफट बताएंगे कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है और आसान भी है, आप सभी के लिए बहुत आसान है। निश्चित ही आप सभी का उत्तर सही आएगा। इसमें याद रखेंगे क्या सही है, आपका पहला सही है। वस्त्रों को ही इन्होंने निर्यात की वस्तु बनाई थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसने निर्यात की वस्तु वस्त्रों को बनाया था, तो ये डचों ने बनाया था। इन्होंने मसालों के साथ साथ वस्त्रों को भी बहुत ज़्यादा वरीयता दिया था। तो याद रखेंगे वस्त्र को इन्होंने अपनी निर्यात की वस्तु बनाई थी या प्रमुख वस्तु बनाई थी। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? कौन से युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी हैं इनका प्रभुत्व भारत में नहीं रहा? और ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है और आप सभी को पता है। पहला कह रहा है श्रीरंगपत्तनम, दूसरा कह रहा है वांडीवास, तीसरा कह रहा है प्लासी और चौथा कह रहा है बक्सर। तो आपको पता है कि प्लासी तो नवाब और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था और आपका बक्सर भी नवाब की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। श्रीरंगपत्तनम आप सभी को पता है टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ है। और वांडीवास युद्ध आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसी दरमियान हुआ था वांडीवास का युद्ध, जिसके द्वारा अंग्रेज बुरी तरह मतलब जो है फ्रांसीसियों को हराते हैं और उनसे बड़ी अपमानजनक संधि करवाते हैं। उसके बाद इनका फ्रांसीसियों का जो साम्राज्य है ये भारत से समाप्त होता रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन है आपको ये बताना है। पहला है रीसलू, दूसरा है मजारे, तीसरा है कोलबर्ट या कालबर्ट और चौथा है फ्रांसिस मार्टिन। बताएंगे भारत में जो आपका फ्रांसीसी कंपनी है इसका स्थापक कौन हो जाएगा, संस्थापक कौन हो जाएगा। और ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका कौन सा है जिसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया है। तो इसमें आपका जो उत्तर है यहाँ पे होना चाहिए था आपका फ्रांसिस मार्टिन होना चाहिए। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, फ्रांसिस मार्टिन होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो फ्रांस है यहाँ पे कंपनी की स्थापना कोलबर्ट ने किया था। भारत में जो स्थापना है ये फ्रांसिस मार्टिन होना चाहिए। मैं इसको एक बार फिर से देख लूँगी, मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? भारत में फ्रांसीसियों का पहला जो कारखाना था वो 1668 में लगा था, ये याद रखिएगा। और कहाँ लगा था ये आप सभी को पता है, इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वहीं पे आपके फ्रांसीसियों ने भी अपनी फैक्ट्री लगाई है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सूरत हो जाएगा। निश्चित ही पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सूरत।
अगला देखिए, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा डाला था? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने कौन से नगर का घेरा डाला था? मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुर्तगालियों की बहुत सारी नीतियां भारतीयों को पसंद नहीं थी। ये काफ़ी उदंड प्रवृत्ति के थे, यानी कि भूल जाते थे अपनी हद को, और ये बार बार ऐसी हरकतें करते थे जिससे स्थानीय लोग, व्यापारी और मुगल बादशाह तक इनसे नाराज़ हो जाते थे। तो आपको बताना है कौन है। हालांकि आपको पता भी होगा, पुर्तगालियों के खिलाफ एक्शन जहांगीर ने भी लिया है, शाहजहां ने भी लिया है और औरंगजेब ने भी लिया है। औरंगजेब ने तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी एक्शन लिया था। तो बताएंगे कि क्या है जो हो जाएगा? सूरत, गोवा, दमन और हुगली। तो निश्चित ही बच्चा लोग, आप सभी को पता है गोवा, दमन ये सब तो बहुत दक्षिण में है, और सूरत तक जो है मुगलों का था अधिकार, लेकिन हुगली है जहाँ पे आपकी पुर्तगालियाँ सबसे ज़्यादा अपने आप को स्थापित करके रखते थे, और ये लूट का अड्डा भी था इनके। और यहीं पर शाहजहाँ ने इनको घेरा था, क्योंकि इन्होंने शाहजहाँ की वाइफ यानी कि जो मुमताज़ महल हैं उनकी दासियों को कैद कर लिया था। तो इसलिए आपका चौथा है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश गवर्नर जनरल या ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, कौन सा आपका ब्रिटिश जनरल है जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? आपको ये बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है कैप्टन पोपहेम, दूसरा है सर आयरकूट, तीसरा है सर हेक्टर मुनरो, और चौथा है जनरल गोडडायो। तो बताएंगे कौन से हैं जो आपका सही हो जाएगा? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? आपके हिसाब से क्या सही उत्तर है? तो निश्चित इसमें भी आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सर आयरकूट के नेतृत्व में ही अंग्रेज़ों ने क्या किया है? हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया है। आगे है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? जो सही नहीं है आपको वो बताना है। पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। दूसरा है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। तीसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। और आपका चौथा है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है, और जो सही नहीं है वो आप सभी को पता है, क्योंकि वो बहुत आसान है और आप लोगों ने पढ़ा है। सारे स्टेटमेंट को एक बार फिर से देख लीजिए, और जो सत्य नहीं है वो आप बता दीजिए, और आपके लिए ये काफ़ी आसान है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई थी कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को जो है छीना था। किससे छीना था? बीजापुर के शासक से छीना था। यहाँ पे कह रहा है कि 1499 में गोवा पे कब्जा हुआ, नहीं, 1510 में हुआ है। तो इसलिए आपका पहला सही नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया है। पूर्व में 1633 का और आपका उड़ीसा है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ये बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था, यानी कि जो भारत में डच हैं ये क्यों पराजित हुई, आपको ये बताना है। पहला है उनकी सांप्रदायवादी नीति। दूसरा है भारतीय नरेश पसंद नहीं करते थे। तीसरा है आपसी द्वेष, और चौथा है कमज़ोर समुद्री शक्ति। बताएंगे भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निश्चित ही आप लोग बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो भारत में जो ये पराजित हुए हैं, ये है आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, कि इनकी जो समुद्री शक्ति है ये अंग्रेज़ों की अपेक्षा कमज़ोर है, इसीलिए ये पराजित होते हैं। आपके ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमता समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? इसमें से कौन सा यूरोपीय है जिसने पहली बार भारत से सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया है? और ये आपके लिए बहुत आसान है, इसमें तो कोई दम नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कौन है जो पहली बार भारत आए हैं, या कौन है जिन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए जलीय मार्ग को ढूंढा है, या कौन है जो पहली बार जलीय मार्ग का जो है
मतलब गमन करते हुए या जलीय मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत आए थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी को पता है कौन हो जाएंगे, पुर्तगाली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, इसमें से कौन सा है जो कि पुर्तगालियों ने स्थापित किया है? पहला कह रहा है बांदेल, दूसरा कह रहा है चिंसुरा, तीसरा कह रहा है हुगली और चौथा कह रहा है श्री रामपुर। बताएंगे बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है वह कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, हुगली। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का पर किसका प्रभुत्व था? आपको बताना है भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था, और वो भी कब की घटना है? 17वीं शताब्दी की। निश्चित ही इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। चलिए बच्चा लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों का, दूसरा कह रहा है डचों का, तीसरा है अंग्रेजों का और चौथा कह रहा है फ्रांसीसियों का। बताएंगे क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित ही दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कौन है? आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। डचों का ही तो अधिकार था दक्षिण पूर्वी देशों के साथ, जिसको मसाला द्वीप कहा जाता था, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा ये सब आते थे। इन सब पर किसका अधिकार था? डचों का अधिकार था। जब ये भारत से चले गए या भारत से अंग्रेजों ने इनको भगा दिया, तो इनका प्रभुत्व और भी ज़्यादा इन क्षेत्रों में बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था? जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी, उसका गठन हो रहा था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? आपको ये बताना है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है अकबर, दूसरा कह रहा है जहांगीर, तीसरा कह रहा है शाहजहां और चौथा कह रहा है कि औरंगजेब। और आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी, बिल्कुल कॉमन सेंस का है। आप सभी को पता है कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी थी, और अगर 1600 ईस्वी में बन रही है तो उस समय आपके यहाँ मुगल बादशाह कौन थे? अकबर द ग्रेट। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है, क्योंकि 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। तो आपका 1600 में बन रहा है, तो निश्चित ही अकबर ही होंगे। इन्हीं के नाम का पत्र लेकर भी हॉकिंस भारत आए थे। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? यानी कि भारत में फ्रांसीसी जो असफल रहे अंग्रेजों की तुलना में, इसके लिए कौन सा कारण है जो जिम्मेदार था? पहला कह रहा है अच्छे ब्रिटिश शस्त्र, दूसरा कह रहा है कि विशाल अंग्रेजी सेना, तीसरा कह रहा है ब्रिटिश जंगी बेड़ा और चौथा कह रहा है अल्प राजकीय सहयोग। आपको बताना है किस वजह से जो फ्रांसीसी हैं ये अंग्रेज़ों से भारत में हारे थे, आपको ये बताना है और ये आपको बिल्कुल और बिल्कुल पता होगा। निश्चित ही आपका क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि यहाँ पे राजा की जो मदद है वो बहुत कम मिल रही थी, लेकिन राजा की हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी और सरकार यानी कि लुई 14वें बहुत ही कमज़ोर थे। इन्होंने मदद कम किया, हस्तक्षेप ज़्यादा किया। इन्होंने डुप्ले को बुला लिया और उनकी जगह पे लाली को भेज दिया था। तो याद रखेंगे चौथा जो है ये आपकी इनकी असफलता का बड़ा कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? आपको बताना है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम सेकंड बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा को दीवानी के रूप में दे रहे हैं? क्लाइव हैं, कॉर्नवालिस हैं, वेलेस्ली हैं या विलियम बेंटिक हैं? तो आप सभी को पता है कि कौन हो सकते हैं। तो आपने देखा ही था बक्सर के युद्ध में हारे थे, जिसमें शाह आलम सेकंड भी शामिल थे। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी और इस संधि के तहत इन्होंने ये सारी जो क्षेत्र हैं ये क्लाइव को दिया था, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो क्लाइव थे बंगाल के। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए आसान है, रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक कथन है जो सही है, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा कह रहा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया।
दूसरा कह रहा है आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था और फिर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और चौथा कह रहा है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। आपको बताना है कौन सा है जो सही है। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, बाकी सत्य नहीं है। और जो सही है वो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि केरल में जो त्रावणकोर के राजा हैं, इन्होंने डचों को पराजित करके उस क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाया था। तो ये डचों को पराजित कर रहे, यानी कि यहाँ पे किसका प्रभुत्व रहा होगा? डचों का। और डचों ने यहाँ पे प्रभुत्व किसको हरा के पाया होगा? तो पुर्तगालियों का। चूँकि पुर्तगालियों का पहली फैक्ट्री कोच्चि में ही बनी थी, तो यहाँ पे पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों को विस्थापित करके डच आए थे और डच को वहाँ के केरल के जो राजा हैं उन्होंने विस्थापित करके उस क्षेत्र को प्राप्त किया था और आगे चल के ये अंग्रेजों के अंडर में आ गया था। तो आपका केवल और केवल दूसरा सही है, पहला क्यों गलत है? क्योंकि ये उपनिवेश डचों का नहीं था और कोची पहले उपनिवेश किसका है? पुर्तगालियों का था और इस पर अंग्रेजों का बाद में अधिकार हो गया था, इसलिए बाकी बातें गलत हैं। केवल और केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बेहतरीन है। कह रहा है कि पौंडीचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? पौंडीचेरी के बारे में क्या सत्य है आपको ये बताना है। पहला है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। आपको बताना है क्या ये बात सही है। दूसरा कह रहा है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा कह रहा है अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। कौन सी बात है जो सत्य है आपको ये बताना है। और काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप लोगों को प्रयास करना है कि गलत ना हो। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो क्या सही है? निश्चित ही आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली हैं। चूँकि पहले पुर्तगाली आए हैं तो नीचे के जो तट हैं इन सब पर मैक्सिमम इन्हीं का ही अधिकार शुरुआती दौर में रहा। और पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे जो थे ये आपके कौन हो जाएंगे? ये कह रहा है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो ये आपका सही नहीं है। और आपका जो कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। क्योंकि अंग्रेज़ों का कब्जा तो सभी क्षेत्रों पे धीरे धीरे करके हो गया था। तो निश्चित ही आपका जो सही है वो केवल और केवल पहला सही है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे और उसके बाद बारी बारी से सभी शक्तियों ने यहाँ पे अधिकार करने की कोशिश की थी। अगला है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में गए? इनमें से कौन से यूरोपीय शक्ति हैं जो व्यापारी के रूप में आज़ादी के बाद सबसे लास्ट में गए? और सभी को पता है डच हैं, इंग्लिश हैं, फ्रांसीसी हैं या पुर्तगाली हैं। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद ही होगा आप सभी को, सबसे लास्ट में हमने गोवा को आज़ाद कराया था और किससे? पुर्तगालियों से। और कब कराया था? 1961 में हमें गोवा मिला था और वो भी सैन्य कार्रवाई करने के बाद हम पुर्तगालियों को यहाँ से भगा पाए थे। तो आपके कौन हो जाएंगे? सबसे पहले आने वाले ही सबसे लास्ट में गए थे आपके पुर्तगाली। और इनसे पहले 1954 में हमने फ्रांसीसियों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया था। पौंडीचेरी वगैरह उन्हीं के अंडर में था। अगला देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कौन कर रहा है? पहला कह रहा है वारेन हेस्टिंग, दूसरा कह रहा है लॉर्ड एस्ट, और तीसरा कह रहा है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, और चौथा कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बताएंगे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको ये बताना है। वारेन हेस्टिंग है या आपके लॉर्ड एस्ट हैं या क्लाइव हैं या विलियम बेंटिंक हैं। तो सभी को पता है कि भारतवर्ष में साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने किया है? निश्चित ही कौन कर रहे हैं? क्लाइव कर रहे हैं। इन्होंने ही तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब करके मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है। कह रहा निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा गया है? इसमें से कौन है जिसको स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा गया है? आपको ये बताना है। पहला है अल्बुकर्क, दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है फ्रांसिस डुप्ले और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताएंगे निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा गया है? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन हो जाएंगे।
तो ये तो आपका बहुत ही आसान है और आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। अल्बुकर्क हैं या क्लायू हैं या फ्रांसिस डुप्ले हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्लायू को ही कहा जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। हालांकि क्लायू ने इंग्लैंड में जाने के बाद आत्महत्या कर लिया था, खुदकुशी कर ली थी। अगला देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आपको बताना है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो ये भी आपके लिए रिपीटेड प्रश्न है और आसान भी, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दिया था? जो डुप्ले हैं इनको नवाब खान की उपाधि कौन दे रहे हैं, आपको ये बताना है। कह रहा है जहांदार शाह, दूसरा कह रहा है अकबर द्वितीय, तीसरा कह रहा है आलमगीर द्वितीय और चौथा कह रहा है शाह आलम द्वितीय। बताएंगे कि आपके डुप्ले को नवाब खान की जो उपाधि है ये कौन दे रहे हैं, और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि जहांदार तो उस समय थे नहीं, अकबर सेकंड भी उस समय नहीं थे, तो आपके जो हो जाएंगे वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आलमगीर द्वितीय। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? कौन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है जिसको औरंगजेब ने भारत से भगा दिया था? पहला है ओंगियार, दूसरा है सर जॉन चाइल्ड, तीसरा है सर जॉन गेर और चौथा है सर निकोलसन वेट। कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? जब अंग्रेज़ों ने हुगली में बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाया था और अपना जो है ज़्यादा एक तरीके से अत्याचार कर रहे थे, हुगली को लूट रहे थे, उस समय औरंगजेब ने इनको दंडित किया था और ये मुग़लों को हल्के में ले रहे थे। और उस समय जब औरंगजेब ने सैनिक कार्रवाई किया तो ये सभी भाग करके फीवर द्वीप पर चले गए थे और वहाँ से इनको फरमान मिला कि अब यहाँ नहीं रहेंगे, भारत छोड़ देंगे। लेकिन जो चाइल्ड हैं इनको ही इन्होंने भारत से छोड़ देने की बात कही, यानी कि भारत में अब उन्हें प्रवेश की इजाज़त नहीं है, ऐसा औरंगजेब ने कहा था। हालांकि ये सब लोग फिर से आके माफ़ी मांग लेते हैं और हर्जाना दे देते हैं औरंगजेब को और बदले में इनको फिर से व्यापार की अनुमति मिल जाती है। तो कौन थे? चाइल्ड थे जिनको औरंगजेब ने भगाया था। अगला देखिए, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? और ये तो बहुत ही आसान है, यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया जाएगा? कह रहा है कोच्चि, दूसरा कह रहा है कालीकट, तीसरा कह रहा है मछलीपट्टनम और चौथा कह रहा है गोवा। कौन सा वो जगह है जहाँ पे यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला निर्मित किया गया है? और यूरोपीय शक्ति का मतलब आप जानते हैं कि सभी यूरोपीय आ जाएंगे उसमें, पुर्तगाली भी, फ्रांसीसी भी, डच भी, अंग्रेज भी, डेनिश भी, सभी आएंगे। तो इस हिसाब से आपके पुर्तगाली होंगे और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो बनाई थी वो कोच्चि में बनाई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सबसे पहले पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपना कारखाना बनाया, आपको ये बताना है। पहला है बंदेल, दूसरा कह रहा है चिंसुरा और आपका तीसरा कह रहा है कोच्चि और चौथा कह रहा है गोवा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला कारखाना बनाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। अभी हमने इसको सॉल्व किया है कि कोच्चि में ही इन्होंने अपना पहला कारखाना या अपना पहला किला या अपना पहला फैक्ट्री ये सब निर्माण कर रहे हैं कोच्चि में। कोच्चि से गोवा की तरफ अल्बुकर्क के टाइम में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? इसमें भी कोई दम नहीं है, सभी को पता है कि सूरत में पहला फैक्ट्री जो लगाया था वो किसने लगाया था? अंग्रेज़ों ने लगाया था 1612 में, और 12 कहीं कहीं 13 भी मिलता है। उसके बाद फ्रांसीसियों ने भी यहीं पर अपना जो है पहला कारखाना लगाया था, ये 1612 है, याद रखिएगा 1612 में इन्होंने लगाया है। और जो पुर्तगाली हैं ये भी यहीं पे लगाते हैं, तब फ्रांसीसी ये भी यहीं पे लगाते हैं 1668 ईस्वी में, क्योंकि 64 में तो ये बनी ही थी फ्रांसीसी कंपनी, 68 में इसने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो दोनों लोग जो है अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही लगाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? ये भी आप सभी को पता है, इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पक्का वाला बिल्कुल मतलब कंफर्म है कि कौन थे? जमोरिन थे जिन्होंने कालीकट पे वास्को डिगामा का स्वागत किया था।
अगला देखिए, मद्रास की स्थापना किसने की थी? इसमें से कौन है जो मद्रास के संस्थापक हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना किसने की, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की, कोलकाता की स्थापना किसने किया, मुंबई की स्थापना किसने किया है? तो ऑप्शन में देखिए दिया है आपके फ्रांसिस डे हैं, जॉब चार्नॉक हैं, क्लाइव हैं, या इनमें से कोई नहीं है। काफ़ी आसान है और आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो जॉब चार्नॉक है इन्होंने तो कोलकाता की स्थापना किया था, कोलकाता। और आपके जो मुंबई है इसकी स्थापना आप कल ही कर चुके हैं, ओंगियार ने किया था। फ्रांसिस डे ही हैं जो कि मद्रास की स्थापना करते हैं, और ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कल के क्लास में मैं करवाई हूँ, रिपीटेड प्रश्न है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो वहाँ के सम्राट कौन थे? लुई 14वें थे, या लुई 13वें थे, या लुई 15वें थे, या लुई 16वें थे? बताएंगे। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी यानी कि बनी थी, तब उस समय इंग्लैंड मतलब जो फ्रांस के सम्राट कौन थे? याद रखिएगा, जब वहाँ पे बन रही थी कंपनी उस समय कोई और शासक थे, जब भारत में स्थापित हुई तो कोई और शासक थे, और जब वहाँ पे क्रांति हुई तब कोई और शासक थे। तो याद रखिएगा, जब ये कंपनी स्थापित हुई फ्रांस में तब लुई 14वें थे, जब ये भारत में स्थापित हुई तो लुई 15वें थे, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो लुई 16वें थे। ये याद रखिएगा, बहुत सारे राजा हैं वहाँ पे लुई के नाम से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इनमें से कौन सी ब्रिटिश कंपनी है जिसको भारत में व्यापार करने के लिए पहला व्यापार पत्र या इजाज़त या अनुमति प्राप्त हुई थी? तो पहला कह रहा है लिबेंट कंपनी को, दूसरा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तीसरा कह रहा है दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, और चौथा कह रहा है ओस्टेड कंपनी को। इसमें से कौन सी पहली कंपनी है जिसको भारत से व्यापार करने की इजाज़त या अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, लिबेंट कंपनी को पहली बार अधिकार प्राप्त हुआ था कि वो भारत से व्यापार कर सकती है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि कई कंपनियों को यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार मिल गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो लंबे समय तक रही, आखिरी तक रही, और कई सारी कंपनियों का इसमें विलय भी होता रहा। तो शुरुआत में जो इजाज़त ले रही है वो आपका पहला है लीवेंट कंपनी को। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डच ने अपनी व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? आपको बताना इसमें से किस स्थान पे डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा या व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पहला कह रहा है नागापत्तनम, दूसरा कह रहा है चिनसुरा, तीसरा कह रहा है मछलीपट्टनम, चौथा कह रहा है सूरत, पांचवा कह रहा है भरूच। मतलब कि आप, मैं यहाँ पे देख रही हूँ ए में आपका फर्स्ट में 3 है, और आपके बी में भी 3 ऑप्शन है, यानी कि 3 में भी 3 ऑप्शन है, और 4 में है कि सभी हैं। बताएंगे कौन से स्थान पे, यानी कि आपका फर्स्ट वाला सही है, या सेकंड वाला सही है, या आपका 3 वाला सही है, या 4 वाला सही है? इसमें से कौन से स्थान पे आपके जो डच है इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र या कोठियाँ या फैक्ट्री स्थापित किया था? तो निश्चित ही बच्चा लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफ़ी समय तक ये लोग भी थे, और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहाँ पर लिखी हुई सभी जगह पर इन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर लिया था। हालांकि बेदरा की लड़ाई के बाद इन्होंने अपनी सारी व्यापारिक कोठियों को अंग्रेजों के हाथ बेच करके यहाँ से चलते बने थे, और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाके ये लोग संकेंद्रित या सक्रिय हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली देखिएगा। कह रहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या ये 1780 से 84 ईस्वी का है? तीसरा मतलब नेक्स्ट कह रहा है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। पहला तो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, क्या ये 1750 से 54 ईस्वी चला था? और तीसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्या ये 1804 से 1806 ईस्वी तक चला था? और चौथा है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, क्या ये 1878 से 1880 ईस्वी में चला था? और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट दीजिएगा उत्तर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या है जो आपका सही नहीं है? तो आपका जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, जो कि ये 1803 से 5 चला था। 1803 से 5 के दरमियान ये घटना हुई है, यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है।
देखिए आपका जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1779 से 80 के दरमियान चला था, या 1878 से 79 चला था। दूसरा देखिए 80 से 84 चला था। और आपका द्वितीय आंग्ल जो फ्रांसीसी युद्ध है, मैंने आपसे बताया था पहला जो चला था वो 1746 से 48 चला था। दूसरा जो है ये 50 से 54 चला था। तीसरा 57 से लेकर के 63 तक चला था। इस तरह से आपने देखा था कि अलग अलग यह जो है युद्ध हुए थे, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। आपका जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये आप देखेंगे तो ये 1882-83 में हुआ था। इसके 20 साल बाद फिर 1800 देखिए 3 में हुआ है, और इसके बाद फिर लगभग 10-15 साल बाद ही ये युद्ध हुआ 1818 के आसपास। तो इस तरह से आपका ये तीसरा सही नहीं है। चौथा सही है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के दरमियान हुआ था। तो आपका केवल और केवल तीसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाली यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? इनमें से कौन सा यात्री है जो पुर्तगाल का नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है बारबोसा, दूसरा है डोमिंगो पायस, तीसरा है पीटर मुंडी, और चौथा है आपका फर्नाओ नूनिस। इसमें से कौन है जो पुर्तगाल से नहीं आए हैं? और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, जो कि पुर्तगाल से कई यात्री भारत में आए हैं मध्यकाल में भी और आधुनिक काल में, इसीलिए इनको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन है जो मतलब पुर्तगाली हैं, या कौन से हैं जो पुर्तगाली नहीं हैं। तो कौन है जो पुर्तगाली नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पीटर मुंडी पुर्तगाली नहीं है, बारबोसा भी हैं, डोमिंगो पायस भी हैं और नूनिस भी हैं, लेकिन 3 आपका पुर्तगाली यात्री नहीं है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए दीजिएगा उत्तर। आईएएस का क्वेश्चन है, कौन सा है जो सही नहीं है? कह रहा है सेंट फ्रांसिस जेवियर स्वीट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यहाँ पे होना चाहिए था जे स्वीट आपके संघ के संस्थापक नहीं थे। दूसरा कह रहा है सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजा घर बनाया गया है। तीसरा कह रहा है गोवा में प्रतिवर्ष सेंट फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। और चौथा कह रहा है कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, आपको वो बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही नहीं है। आपके लिए नया भी हो सकता है, लेकिन इसको बार बार रिविज़न करके याद कर लीजिएगा। आपका दूसरा सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, जेसुइट संघ की स्थापना इन्होंने किया है, और ये भी सही है, लेकिन आपका दूसरा जो है ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा था? जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनका कौन सा बेटा है जो राजा बना? कह रहा है मोहम्मद आजम, दूसरा कह रहा है मुअज्जम, तीसरा कह रहा है कि काम बख्श, चौथा कह रहा है मोहम्मद अकबर। तो बताएंगे बच्चा लोग काफ़ी शानदार हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है, इसीलिए आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है यही सही है। जो आपके मोहम्मद आज़म हैं यही आपके शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण करते हैं मुअज्जम, और शासक बनते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मोहम्मद आजम अहमदनगर में था। दूसरा कह रहा है मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय अफगानिस्तान में था। तीसरा कह रहा है काम बख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई इसके पहले अकबर की मृत्यु हो गई थी, और महत्वपूर्ण पुत्रों में मुअज्जम आजम और काम बख्श थे जो जिंदा थे, जिनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, और जिसमें एट लास्ट जो मुअज्जम है ये बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनने में कामयाब रहे थे। तो आपकी यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो आजम है ये कहाँ है? अहमदनगर में है। जो मुअज्जम है ये अफ़गानिस्तान में थे, और काम बख्श जो थे ये बीजापुर के सूबेदार थे। तो ये तीनों बेटे उनके 3 अलग अलग क्षेत्रों में सूबेदार या प्रशासक के रूप में काम कर रहे थे, और मृत्यु होने के बाद इन तीनों ने आपस में युद्ध लड़ा था उत्तराधिकार का, और फिर जो राजा बने थे वो आपके मुअज्जम थे। अगला देखिए,
मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था, आपको ये बताना है। पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी, दूसरा है सैनिक अदक्षता, तीसरा है मराठों का उत्थान और चौथा है आर्थिक दिवालापन। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा, यानी कि प्रमुख कारण क्या था मुगल के पतन का, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो निश्चित ही इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सभी का सही उत्तर है। और इसमें आप जानते ही हैं कि आपके जो अयोग्य उत्तराधिकारी हैं ये आपका सबसे मेन रीज़न है। बाकी चीज़ें भी हैं कि सैनिक अदक्षता थी, मराठों का उत्थान हो रहा था, आर्थिक रूप से तब काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, जो कि औरंगजेब दक्षिण में युद्ध लड़ते लड़ते बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुके थे। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न था वो था उत्तराधिकार की अयोग्यता। अगर ये अयोग्य ना होते तो ये सारे रीजन ये समाप्त कर देते और फिर से मुगल साम्राज्य को मजबूत कर देते। लेकिन एक ये कमी जो है वो इस सारे कमियों पर भारी हो गई। तो याद रखिएगा, आपका पहला बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक अदक्षता थी? इसमें से कोई एक व्यक्ति है जो ये कह रहे हैं कि मुगलों के पतन का जो मेन कारण है, जो प्रमुख रीज़न था, वो था सैनिकों की अदक्षता। कौन है वो? सर जदुनाथ सरकार हैं, या विलियम अर्विन हैं, या सर देसाई हैं, या स्मिथ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, आयोग ने इसको उठाया है। तो बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। किसको लग रहा है कि अंग्रेज़ों के मतलब मुगलों के पतन का सबसे मेन रीज़न उनकी सैनिक अदक्षता थी? तो ये हैं आपके विलियम अर्बिंग या अर्बिन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कह रहा मुअज्जम और आजम, दूसरा कह रहा आजम और कामबख्श, तीसरा कह रहा मुअज्जम और अकबर, चौथा कह रहा दारा सिकोह और औरंगजेब। जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था, आपको ये बताना है। और ये उत्तराधिकार का युद्ध है। निश्चित ही आप सभी को पता होगा कि ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध का एक कड़ी है, जिसमें आप उनके देखेंगे दो बच्चों को लड़ते हुए। और वो कौन है? मुअज्जम और आजम। देखिए दोनों में जा है और इसमें भी डबल जा है, डबल जा इसमें भी है और इसमें भी जा है, इसमें भी जा है। मुअज्जम और आजम मिला करके क्या हो गया है? जजाऊ। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? ये क्वेश्चन तो आज ही मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बताएंगे कि कौन से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कौन कर रहा है? हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाएं आप लोग, क्योंकि ये बात मैंने आपको नहीं बताई है। तो बताएंगे, चलो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, कौन हो जाएंगे। तो आपको पता अकबर तो होंगे नहीं, ना तो फर्स्ट होंगे और ना ही आपके जो है सेकंड होंगे, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अब बात है आपके कामबख्श, आजम और शाह आलम प्रथम। याद रखिएगा, आजम तो मोहम्मद शाह का लिए नहीं थे, ये लिए थे मुअज्जम। अभी हमने बात किया है मुअज्जम थे। और अगर ये मुअज्जम है तो ये कामबख्श भी नहीं होंगे, यानी कि कौन हो जाएंगे? शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम। ये तीनों एक ही है। मुअज्जम ने ही ये दोनों उपाधि धारण की है, याद रखिएगा। शाह आलम प्रथम की और बहादुर शाह प्रथम की, मुअज्जम ने ये उपाधि धारण की थी और मुगल बादशाह जो है बने थे। अगला देखिए, हिजड़ों के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान किया था? इसमें से कौन है जो जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि दे रहे हैं? अहमद शाह हैं, मोहम्मद शाह हैं, बहादुर शाह प्रथम हैं या जहांदार शाह हैं? फटाफट कमेंट करेंगे कौन है जिन्होंने जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि दी है। तो कौन देंगे? वही जो रंगीन मिजाज के हैं, जो रंगीला के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें प्रशासन में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि इनको कहा जाता है कि अंतिम मुग़ल बादशाह ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, उसके बाद के मुग़ल बादशाहों के बारे में अच्छे शब्द नहीं कहे जा सकते। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, मोहम्मद शाह। इन्हीं को रंगीला कहा जाता है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? कौन से मुगल बादशाह हैं जिनका नाम जफर है? और ये जफर उपनाम से कविताएं भी लिखते थे, शेरो शायरी भी लिखते थे। और ये भी आपको पता होगा क्योंकि आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। मोहम्मद शाह हैं, बहादुर शाह प्रथम हैं, बहादुर शाह द्वितीय हैं या अकबर द्वितीय हैं, जिन्हें जफर उपनाम से जाना जाता है या जो जफर उपनाम से कविताएं और शायरी लिखते हैं। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे आपके? बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो कि मुगल बादशाह थे भारत के अंतिम। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? आप देख रहे हैं सभी राजकुमारों का वास्तविक नाम कुछ और है और उनको जब राजा बनाया गया तो उन्होंने कुछ और ही उपाधि धारण की है। तो इसमें से कौन से शासक का नाम वास्तविक नाम अली गौहर है और वो अलग नाम से शासन कर रहे हैं? पहला कह रहा शाह आलम द्वितीय, दूसरा कह रहा आलमगीर द्वितीय, तीसरा कह रहा है मोहम्मद शाह द्वितीय और मोहम्मद शाह, और चौथा कह रहा है शाहजहां द्वितीय। तो आपका क्या हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन है जिनको अली गौहर के नाम से जाना जाता है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएंगे आपके? शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह की बात करेंगे तो मोहम्मद शाह का नाम था रोशन अख्तर, ये याद भी रखिएगा नाम रोशन अख्तर मोहम्मद शाह को कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले ही करवा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है कि जो आपके जय सिंह हैं इनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दिया था? जहांदार ने या बहादुर शाह ने या औरंगजेब ने या मोहम्मद शाह ने? मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर याद होना चाहिए। अगर आप लोग भूल रहे हैं तो आपको फिर से रिवीजन की आवश्यकता है। आपका जो सही है वो क्या हो जाएगा? जहांदार शाह ने जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। तो उम्मीद है बच्चा लोग आज के 50 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके अच्छा लगा होगा, रिवीजन किया होगा आपने अपना पढ़ा हुआ और कुछ नई बातें भी सीखी होंगी। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे और रिवीजन भी करेंगे और कुछ नया सीखेंगे भी। और खूब मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, एकदम से अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। अपनी मेहनत से कभी संतुष्ट मत होइएगा और अगर मेहनत कम हो जिस दिन उस दिन दुखी होना बिल्कुल लाजमी है। दुखी होइए, परेशान होइए और खूब पढ़ाई कीजिए। और फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। आप सभी को थैंक यू सो मच।